कल्पना कीजिए एक बहुत ही विशाल 3D पहेली की जो हमारे सामने बन रही है। मतलब जिसकी शुरुआत एक बहुत ही भयानक युद्ध के मैदान से होती है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे उसमें प्रशासन की कई परतें जुड़ती हैं। एक बेहद खूबसूरत संगमरमर का गुंबद उस पर रखा जाता है और फिर अचानक से वो पूरी की पूरी पहेली बिखरने लगती है। स्वागत है इस नई गहन चर्चा में, जहां आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 तक का सफर। जी, और आज हमारा मकसद यही है कि हमारे पास जो भी ऐतिहासिक स्रोत और दस्तावेज मौजूद हैं, उनके आधार पर हम इस पूरे सफर को समझें। मतलब ये देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य तोपों और बारूद के दम पर खड़ा हुआ और कैसे वो अपनी ही नीतियों के बोझ तले दब गया। हाँ, और मैं शुरुआत में ही हमारे श्रोताओं को ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम इस चर्चा में किसी भी ऐतिहासिक या वैचारिक नीति का मतलब ना तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। बिल्कुल। हमारा काम सिर्फ मूल स्रोतों में जो बातें लिखी हैं, उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ आपके सामने रखना है, ताकि जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो बस इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें एक साफ तस्वीर मिल सके। सही कहा। तो चलिए इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। जब भी हम इस साम्राज्य की शुरुआत की बात करते हैं ना, तो सीधे 1526 का वो साल दिमाग में आता है, पानीपत की पहली लड़ाई। हाँ, पानीपत का वो धूल भरा मैदान, जहां एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ काबुल से आया बाबर। अगर हम एक मैप एनिमेशन की कल्पना करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे बाबर की सेना पहाड़ों को पार करके दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ एक बात है, बाबर की जीत सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि उसकी सेना बहुत बहादुर थी, है ना? स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ कुछ बहुत ही नया और सच कहूं तो भयानक हो रहा था। वाकई भयानक था। भारत के युद्ध के मैदानों ने इससे पहले बारूद का ऐसा इस्तेमाल कभी देखा ही नहीं था। बाबर ने तुलुगमा नाम की एक युद्ध नीति अपनाई थी। मतलब उसने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांटकर लोधी की सेना को 3 तरफ से घेर लिया था। और तोपखाना, मतलब मैंने पढ़ा है कि इब्राहिम लोधी के पास जो विशाल हाथी थे, जिन्हें उस समय के युद्धों का टैंक माना जाता था, वो उन तोपों की गगनभेदी आवाज सुनकर पूरी तरह बौखला गए थे। बिल्कुल। जब पहली बार उन हाथियों ने तोपों का वो कान फाड़ देने वाला शोर सुना और बारूद की गंध सूंघी, तो वो दुश्मन को कुचलने के बजाय अपनी ही सेना को रौंदते हुए पीछे भागने लगे। एक तरह से कह सकते हैं कि एक नई तकनीक ने सब कुछ पलट कर रख दिया। बाबर ने वो तोपों को बैलगाड़ियों से बांधकर जो एक सुरक्षित दीवार बनाई थी, जिसे उस्मानी तरीका कहते हैं, उसने तो पूरी बाजी ही मार ली। हाँ, तकनीक ने उसे एक स्पष्ट बढ़त दिला दी और दिल्ली के तख्त पर मुगलों का कब्जा हो गया। पर यहाँ मैं इस तकनीक ही सब कुछ है वाली बात पर थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। मेरा मतलब है, अगर बाबर के पास इतनी उन्नत तोपें और एकदम नई युद्ध रणनीति थी, तो फिर हुमायूं इतनी जल्दी सत्ता कैसे हार गया? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बहुत बुरी तरह हराया और उसे तो भारत छोड़कर भागना ही पड़ गया था। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और ये हमें इतिहास के एक बहुत बड़े सबक की तरफ ले जाता है। क्या सबक? यही कि तकनीक और बारूद से आप एक युद्ध तो जीत सकते हैं, जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन एक साम्राज्य चलाने के लिए आपको एक मजबूत प्रशासन की जरूरत होती है। अच्छा, मतलब सिस्टम की कमी थी। बिल्कुल। बाबर एक कुशल सेनापति जरूर था, लेकिन उसे वो ढांचा खड़ा करने का समय ही नहीं मिला जो जनता से लगान वसूल सके या कानून व्यवस्था बना सके। हुमायूं को जो विरासत मिली वो बस एक जीती हुई जमीन थी। और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी था, जिसने हुमायूं को हराकर एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाया। हाँ, शेरशाह ने दिखाया कि राजा वही टिकता है जो व्यापार और प्रशासन को सुरक्षित करे। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, रुपया नाम की नई मुद्रा चलाई। हुमायूं ने बाद में अपनी सत्ता तो वापस पा ली थी, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि बिना ठोस सिस्टम के ये सत्ता रेत के महल जैसी है। तो फिर इस रेत के महल को पत्थर की तरह मजबूत किसने बनाया? हुमायूं के बाद आने वाले अकबर ने? सही पकड़े हैं आप। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 तक, वहीं से मुगल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। अगर हम मैप एनिमेशन में देखें तो इस समय साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो अभूतपूर्व था। पर मुझे लगता है अकबर की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में थी। मतलब उसने पूरे साम्राज्य को, जैसे आज की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है ना,
वैसे व्यवस्थित कर दिया था। अब मनसबदारी व्यवस्था की बात कर रही हैं, और ये सच में मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। अगर हम इस व्यवस्था को एक 3D पिरामिड की तरह सोचें, तो हर अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दे दिया गया था। हाँ, और ये मनसबदारी काम कैसे करती थी? मैंने सुना है इसमें जात और सवार जैसे कुछ शब्द इस्तेमाल होते थे। बिल्कुल, जात अधिकारी का व्यक्तिगत रुतबा और उसका वेतन तय करता था, और सवार ये तय करता था कि उस अधिकारी को कितने सैनिक और घुड़सवार हमेशा तैयार रखने हैं। इसके बदले उन्हें नकद या जमीन, जिसे जागीर कहते हैं, वो दी जाती थी। तो इसका मतलब सम्राट को अपनी खुद की बहुत बड़ी सेना रखने की टेंशन ही नहीं थी। उसने ये काम अपने मनसबदारों में बांट दिया। लेकिन इसमें तो बगावत का बहुत बड़ा खतरा है ना? खतरा कैसा? अरे, अगर किसी मनसबदार के पास इतनी बड़ी सेना आ जाए तो वो तो खुद को ही राजा घोषित कर सकता है, अपने इलाके में कब्जा कर सकता है। और यहीं पर अकबर का वो कॉर्पोरेट वाला दिमाग काम आया, जिसका आपने जिक्र किया। उसने किसी को एक जगह टिकने ही नहीं दिया। अच्छा, तबादले होते थे? बिल्कुल, लगातार ट्रांसफर्स। 3-4 साल में एक अधिकारी को बंगाल से गुजरात या काबुल से दक्कन भेज दिया जाता था। आप अधिकारी तो हैं, लेकिन आप उस जमीन के मालिक नहीं बन सकते। क्या बात है, मतलब आपकी ताकत सिर्फ आपके पद में है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है वो धार्मिक नीतियां भी बहुत काम आई, जैसे वो राजपूतों के साथ गठबंधन और दीन इलाही की स्थापना। हाँ, अकबर ये समझ गया था कि इतने बड़े और विविधताओं वाले देश में सिर्फ ताकत से राज नहीं हो सकता। उसे स्थानीय शक्तिशाली लोगों को, खासकर राजपूतों को, अपने साथ मिलाना ही था। मतलब ये सिर्फ कोई धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी कूटनीति थी। आप उन्हें प्रशासन में बड़ा पद दे दो तो वो खुद चाहेंगे कि आपका साम्राज्य फलता फूलता रहे। बिल्कुल, शक्ति का संतुलन। और जब प्रशासन इतना कड़ा हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों के पास कला और संस्कृति पर ध्यान देने का समय बचता है। खजाना भी तो भर रहा था। हाँ, और यहीं से हम जहांगीर के दौर में प्रवेश करते हैं, जहां शासक एक सेनापति कम और कला का पारखी और न्याय का रक्षक ज्यादा नजर आता है। जहांगीर का पूरा दौर उसी शांति का नतीजा था, लेकिन इतिहास में उसे सबसे ज्यादा उसकी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अरे हाँ, वो 60 घंटियों वाली सोने की जंजीर जो आगरा के किले से यमुना नदी तक बंधी थी। पर सच बताइएगा, क्या ये सच में काम करती थी? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, क्या कोई आम गरीब इंसान महल के गार्ड्स को पार करके सीधे वो जंजीर खींच सकता था, या ये सिर्फ राजा की एक पब्लिक रिलेशन मतलब पीआर वाली छवि बनाने का तरीका था? देखिए, व्यावहारिक रूप से हर पीड़ित का सीधे सम्राट तक पहुंचना तो नामुमकिन था। दरबारी राजनीति तो होती ही थी, लेकिन इसे सिर्फ दिखावा मानना भी गलत होगा। तो इसका जमीनी असर क्या था? इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। उस जंजीर का वहां लटके होना ही हर छोटे बड़े अधिकारी के लिए एक चेतावनी थी। दस्तावेज बताते हैं कि जहांगीर ने कई बार इस जंजीर के खींचे जाने पर दखल दिया और बड़े अधिकारियों को सजा दी। मतलब सत्ता अब सिर्फ तलवार के डर से नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही के विचार से जुड़ रही थी। बिल्कुल, और जब सत्ता के पास भरपूर पैसा और स्थिरता आ जाती है तो वो अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहती है। जो कला जहांगीर के समय में कैनवस पर थी, शाहजहां के आते आते वो विशाल पत्थरों में बदल गई। वास्तुकला का स्वर्ण काल। अगर हम फिर से एक 3D विजुअल की कल्पना करें तो ताजमहल बन रहा है, मकराना से संगमरमर आ रहा है, लाल किला और जामा मस्जिद आकार ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ कला का शौक नहीं था, ये मुगल साम्राज्य की अकूत संपत्ति और आर्थिक ताकत का प्रदर्शन था। मतलब एक तरह का सॉफ्ट पावर। आप अपने दुश्मनों को हथियारों से नहीं, अपनी भव्यता से डरा रहे हैं कि देखो, हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसे सिर्फ युद्ध में नहीं, पत्थरों को तराशने में बहा सकते हैं। बिल्कुल सही। जब कोई विदेशी राजदूत लाल किले के विशाल दरबार में पहुंचता होगा तो वो मुगलों की ताकत के सामने मानसिक रूप से वैसे ही झुक जाता होगा। लेकिन यहां से कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, क्योंकि जब कोई चीज अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाती है तो फिर उसकी ढलान शुरू होती है। और वो ढलान थी औरंगजेब का दौर। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा था, कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण तक। इसे मैं एक गुब्बारे की तरह देखती हूँ। गुब्बारा? वो कैसे? मतलब जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भरते जा रहे हैं, बाहर से वो बहुत बड़ा और शानदार दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रबर इतनी खिंच चुकी है, इतना दबाव बढ़ गया है कि वो किसी भी पल फट सकता है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उपमा है ये।
औरंगजेब ने साम्राज्य की सीमाओं को इतना फैला दिया कि उन्हें संभालना लगभग नामुमकिन हो गया। खासकर उसका जो दक्कन का अभियान था, उसने अपने शासन के 25 साल दक्षिण में तंबुओं में बिता दिए। और लगातार युद्ध का मतलब है खजाने का खाली होना। जो खजाना शाहजहां की इमारतों से पहले ही कम हो गया था, वो अब युद्ध में बहने लगा। और फिर इसका असर किस पर पड़ा? आम किसानों पर। हाँ, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा जागीरदारी संकट भी पैदा हो गया। आपको वो मनसबदारी और जागीर वाली बात याद है जो हमने अकबर के समय की थी? हाँ हाँ, जहां अधिकारियों को जमीन से लगान वसूलने का हक मिलता था। अब औरंगजेब ने दक्कन के नए सरदारों को प्रशासन में तो ले लिया, ऊंचे पद भी दे दिए, लेकिन उन्हें देने के लिए उपजाऊ जमीनें ही नहीं बची थीं। अरे बाप रे! मतलब आपने कंपनी में नए लोग रख लिए पर सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं है। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन अधिकारियों को तो थोड़ी बहुत जमीन मिली, उन्होंने किसानों से बेतहाशा कर वसूलना शुरू कर दिया। किसान तबाह हो गए और विद्रोह भड़कने लगे। और औरंगजेब की नीतियां भी तो बहुत कठोर थीं। जजिया कर दोबारा लगा दिया गया। जो धागा अकबर ने राजपूतों के साथ कूटनीति से जोड़ा था, वो टूट गया। हाँ, मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में ऐसा छापामार युद्ध छेड़ा जिसने मुगल सेना को थका कर रख दिया। सिखों का कड़ा विरोध शुरू हो गया। पूरा का पूरा प्रशासनिक पिरामिड अब हिलने लगा था। और आखिरकार 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो वो गुब्बारा फट जाता है। बिल्कुल, उसके बाद मुगल सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं था, और देखते ही देखते मराठा, सिख, बंगाल और हैदराबाद जैसी क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर सामने आ गई। अगर हम अपने श्रोताओं के लिए इसे समेटें, तो आज हमने देखा कि कैसे 1526 में बाबर की तकनीक में नींव रखी, अकबर ने मनसबदारी से उसे एक सिस्टम में बदला, शाहजहां के दौर में हमने उसकी भव्यता देखी, और फिर औरंगजेब की कठोर नीतियों और अति विस्तार के बोझ तले वो पूरा का पूरा साम्राज्य बिखर गया। ये इतिहास हमें साफ बताता है कि साम्राज्य केवल हथियारों से नहीं बनते, और न ही हमेशा तलवार के बल पर टिके रह सकते हैं। लचीली नीतियां और जनता से जुड़ाव ही उन्हें बचा सकता है। तो आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर औरंगजेब ने भी अकबर की तरह धार्मिक सहिष्णुता और कूटनीति का रास्ता चुना होता, तो क्या ये विशाल साम्राज्य सच में बच जाता? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में, जहां तब न रेलगाड़ियां थीं न फोन, क्या किसी एक केंद्रीय सत्ता का लंबे समय तक टिकना वैसे भी नामुमकिन था? क्या ये पतन शासक की नीतियों का नतीजा था या सिर्फ भूगोल का? सोचिएगा। हम मिलेंगे अगली गहन चर्चा में।